Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, as you all know that we have started this chapter periodic classification of elements. When in your previous lecture we have discussed about Dobryna's triad. Also, we have seen merits and demerits of Newland's octave theory. Right. So both we have completed. Today, one of the most important topic of this chapter is going to be discussed. ओके आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपना पेन पेपर लेकर बैठिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी नोट करते जाइए, साथ में बुक लीजिए क्योंकि उसके मैरिट्स डिमेरिट्स में मतलब इतना सारा खजाना है ना कि जो हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं समझ जाइए कि ये उसके दाता हैं, है ना। इन्होंने ही इनकी उनके उस डिस्कवरीज की वजह से आज हमने जो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम उसे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ओके तो चलिए बात करते हैं किसकी, मेंडलीव्स की, है ना। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है एक ऐसी पीरियोडिक टेबल है जिसमें मतलब मेरिट्स ही मेरिट्स है, यानी कि एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। देखिए जब हमने अब तक जो जितनी भी स्टडीज़ की हैं, है ना, उसमें देखा होगा आपने कि हमने डीमेरिट्स ज़्यादा पढ़े हैं, चाहे वो डॉबरानस ट्रायड हो या न्यूलन ऑक्टेव थ्योरी हो। उसमें हमने साइंटिस्ट के डीमेरिट्स के बारे में ज़्यादा बात की। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, जब इन्होंने ये डिस्कवर किया था, जब ये थ्योरी प्रपोज की थी, तब उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन थे। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि डॉबराना के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, न्यूलन के टाइम पे कितने थे और मेंडलीव के टाइम पे कितने थे। तो बहुत सारे मेरिट्स हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी में, ओके, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल को अप्रोच किया तो क्या बात, कौन सी बात ध्यान में रखी, यही कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया था। राइट, आपको याद होगा मैंने हमेशा ही बताया है कि साइंटिस्ट ने क्या किया था, जब पीरियोडिक टेबल को अप्रोच किया तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही उसे अरेंज किया। तो मेंडलीव्स ने भी वही किया, है ना। उन्होंने भी क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही उन्हें अरेंज किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसे क्या किया, उसे अरेंज किया किस पर, वॉल पर। उस पर उसकी प्रॉपर्टीज या उस टाइम पे जो भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी या उसके जो भी फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो सारा डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो सारा डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने उसके बाजू में लिख दिया। ठीक है, अब क्या डिस्क्रिप्शन लिखा ये थोड़ा डिटेल वाला पार्ट है। ओके तो सपोज करिए उन्होंने एक ऐसा एक एलिमेंट लिया और उसको नाम दे दिया एक्स, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा कि उसका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। उन्होंने क्या देखा उसके बाद कि क्या वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसके साथ कंपाउंड बनाता है, ओके, कंपाउंड बनाता है या नहीं बनाता है, ओके, ये उन्होंने देखा। और ऐसे कई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि जिसमें उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है या नहीं है, और उसे क्या कर दिया, वॉल पर पिन कर दिया या अरेंज कर दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, काफी सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके वॉल पर जो है वो पिन कर दिया। अब हमें देखिए पता है कि जब हम कोई एलिमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही कॉमन से एलिमेंट है जिनके साथ रिएक्शन होती ही है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडलीव ने जब कोई एलिमेंट लिया उसके साथ सिर्फ यही पॉइंट क्यों, मतलब उन्होंने यही बात क्यों लिखी उसके डिस्क्रिप्शन में। एक एलिमेंट कई सारे कंपाउंड बना सकता है ना, बिल्कुल बना सकता है। तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही वो रिएक्ट कर रहा है या क्यों रिएक्ट कर रहा है या कंपाउंड बनाता है या नहीं, ये डिस्क्रिप्शन में क्यों लिखा, उन्होंने और कोई जानकारी इसके बारे में क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं कहा कि हाँ कोई और कंपाउंड बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसका उन्होंने एक आंसर दिया बेटा कि कहा
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है और ऑलमोस्ट ये सभी जो एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाने में कॉमन है ना, इन्हें ये कॉमन कंपाउंड फॉर्म करते हैं जहाँ पर एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं। तो जनरल बेसिस पर उन्होंने क्या किया, उसे क्या किया, पॉइंट आउट किया कि अगर पर्टिकुलर ये एक्स कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है या नहीं बनाता है, ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव है और मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स में से एक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस से है ना ये डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दिया और फिर क्या किया, तो उन्होंने वापस से ये कार्ड लिया, उसके ऊपर उस एलिमेंट का नाम लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी, ठीक है, और अरेंज कर दिया किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, ठीक है, इन्हें सबको अरेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ देखिए, इसको पढ़ने के लिए ना हमें मेंडलीव्स के मेरिट्स पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कौन से मेरिट्स है, कौन से डीमेरिट्स है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाया है, ये जो वॉल पर इन्होंने पिन किया है, ये अरेंज किया है, वो किसके बिहाफ पर है और उसके बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें हमें क्या पढ़ना है, इसके मेरिट्स पढ़ने हैं। तो चलिए हम मेरिट्स देख लेते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। ओके, देखिए बेटा, जब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये जब डिस्कवर हुआ, जब उन्होंने प्रपोज किया, तो मैंने आपसे कहा कि उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कार्ड लिया, उस कार्ड के ऊपर क्या क्या नाम दिया, उस एलिमेंट का नाम दिया, ठीक है, उसके बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है, उसमें वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। लेकिन अरेंज करते वक्त उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जगह उन्होंने खाली स्पेसेस छोड़ दी, ठीक है। अब खाली स्पेसेस क्यों छोड़ दी, आपको याद होगा मैंने आपको न्यूलैंड ऑक्टेव थ्योरी पढ़ाई है, तो उन्होंने क्या कहा था, उनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे, राइट, और उन्होंने क्या कहा था कि मेरे टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन है, आगे भी यानी जीवन भर 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे ना, कोई न्यू जो है डिस्कवरी होगी ना, एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ना ही कुछ इसमें ऐड होंगे, आने वाली जनरेशन्स में भी क्या होगा, ये 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग था ना। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने क्या किया, कुछ जगहों पर उन्होंने पहले ही जगह छोड़ दी कि अगर फ्यूचर में कभी आने वाली जनरेशन में अगर कोई और एडिशनल एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, तो बिना इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हम उस एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत ही दूर की सोच थी उनकी, उन्होंने जो भी ड्रॉबैक्स थे दूसरों के, उसको क्या किया, खुद के क्या बनाया, मेरिट्स में कन्वर्ट किया। तब इसको कैसे किया उन्होंने, देखिए सपोज करिए कि एक ऐसा स्लॉट खाली है ना, एक सपोज करिए एक जगह पर इस तरीके का स्लॉट खाली है। अब ये स्लॉट सपोज करिए ये बोरॉन का है ना, तो बोरॉन में आगे और होने वाले जो भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसके लिए उन्होंने ये क्या कर दी, खाली स्पेसेस जो है वो छोड़ दी, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसमें क्या किया, ये वाली जगह को उन्होंने खाली छोड़ दिया, और जो आने वाले पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे है ना, उनको भी उन्होंने उस चीज़ को डिस्कवर करके बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। अब सोचिए, जो डिस्कवर हुए ही नहीं है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ उस टाइम पे बताना मीन्स इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, है ना। अब कैसे बताया उन्होंने, यहाँ पर बोरॉन की, अब ये बोरॉन का स्लॉट है, मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो भी एलिमेंट्स अब डिस्कवर होंगे वो कैसे होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, बोरॉन से सिमिलर होंगी, बराबर है, बोरॉन के स्लॉट में है मतलब किससे प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, बोरॉन से। तो उन्होंने वहां पर जैसे एक वैकेंट प्लेस खाली थी है ना, एक प्लेस खाली थी, एक वैकेंट प्लेस थी, तो उसे नाम दे दिया क्या, ई बोरॉन, ठीक है। वैसे ही सेम एल्यूमिनियम के भी साथ किया उन्होंने, जब एल्यूमिनियम का स्लॉट इस तरीके का खाली था, एक वैकेंट था, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये कहा कि आगे आने वाले जो भी एलिमेंट होंगे अगर वो इस स्लॉट में फिल होते हैं, मतलब क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी एल्यूमिनियम से सिमिलर होंगी, तो उसे नाम दे दिया क्या, EKA एल्यूमिनियम। सिमिलरली सिलिकॉन के स्लॉट में भी उन्होंने यही किया। ठीक है, सिलिकॉन के भी स्लॉट में उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिलिकॉन से मिलता जुलता उसका एलिमेंट होगा करके उसे नाम दे दिया क्या, EKA सिलिकॉन। और एक बहुत ही मतलब ह्यूज थिंग है, बहुत ही ग्रेट थिंग मैं आपको बताऊँ, ये जब पर्टिकुलर ये एलिमेंट्स जब आगे जाके डिस्कवर हुए तो वाकई में उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज बोरॉन के अकॉर्डिंग थी, किसी के एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग थी, किसी के सिलिकॉन की। तो जो नाम डिस्कवर हुए, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, वो के बोरॉन की जगह कौन से थे, ये था स्कैंडियम। ठीक है, ये क्या था, स्कैंडियम। और एल्यूमिनियम की जगह था गैलियम। ठीक है, और जब सिलिकॉन की प्लेस पर था तो वो था जर्मेनियम। ओके, ठीक है, तो जर्मेनियम, गैलियम एंड स्कैंडियम। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको पूछा जा सकता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो 3 डिस्कवर हुए थे उनके नाम बताइए, कौन सा था, स्कैंडियम था, गैलियम था या जर्मेनियम था या और कोई नाम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब बोरॉन के प्लेस पे था तो वो स्कैंडियम था। ठीक है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी से मिलता जुलता जब डिस्कवर हुआ तो वो गैलियम था, उसे गैलियम नाम दिया गया। और जब सिलिकॉन के प्लेस में यानी स्लॉट में जो वैकेंट प्लेस थी उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से सिमिलर थी, जो डिस्कवर हुआ उसे नाम दिया गया जर्मेनियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी उस टाइम पे, पीरियोडिक टाइम पे। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का एडिटेड पीरियोडिक टेबल है ना, जिसको हमने पढ़ा है, जिसके जितने भी हम मैरिज जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो हमने क्या किया है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किया, ताकि हम उसे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ पाए। ठीक है, अब उस टाइम पे बेटा 63 एलिमेंट्स नोन थे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने ये क्या किए, कार्ड पेन किए कि जगह छोड़ छोड़ कर उन्होंने किया। अब एक और चीज़ थी जो उस टाइम पे नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस के बारे में बहुत बातें चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि आगे अगर कभी, क्योंकि अभी उसकी बात चल रही है, तो आगे कभी इन फ्यूचर में नोबल गैसेस अगर डिस्कवर हुए तो क्या होगा, उसे इस टेबल को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, ऊपर जहाँ नोबल गैसेस के लिए अलग से खाली जगह छोड़ दी कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो, नोबल गैसेस डिस्कवर हो, तो बिना इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए आप क्या कर सकते हो, उस एलिमेंट्स को इनमें ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी कि उन्होंने जो जगह छोड़ी वो वाकई में बहुत ही एक एडिटेड तरीके का पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें सामने मिला। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया आपको कि उनकी डिस्कवरीज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों हम उसे इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसी और ने बनाया, लेकिन अगर ये नहीं करते तो हमें वो नहीं मिलता, है ना, अगर ये पीरियोडिक टेबल नहीं बनता तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं मिलता। अब यहाँ तक समझ में आया आपको कि उन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी क्या किया, उन्होंने खाली जगह छोड़ी, ताकि क्या हो, जब एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हो तो बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए ये क्या कर सके, इन्हें यहाँ पर ऐड कर सके। कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे भी थे बेटा जो कि टोटली लोग यानी साइंटिस्ट जो थे वो गलत लेकर चल रहे थे, है ना, तो जब तक इन्होंने उसे करेक्ट नहीं किया तब तक वो कैसे रहे, वो गलत ही काउंट होते रहे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट जिसका नाम है बेरिलियम। ओके, बेरिलियम, अब इसका जो एटॉमिक मास था वो था 14.9, जो कि रॉन्ग था। उन्होंने इसे कन्वर्ट किया कितना, 9.01 में। ठीक है, कितने में कन्वर्ट किया, 9.01 में। ओके, तो ये बहुत ही ह्यूज डिस्कवरी थी, क्योंकि इसका चेंज होते साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिले। ठीक है, कहाँ, अगर ये बेरिलियम का वो करेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हमें पता है हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज उन्होंने की। ओके, अब देखिए हर पर्टिकुलर की अगर हम बात करें, चाहे कोई भी साइंटिस्ट हो,
कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं। कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ बहुत अच्छा किया है तो कहीं न कहीं उनसे गलतियाँ भी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें की हैं, चाहे डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स हो, चाहे प्लेसेस एम्प्टी प्लेसेस छोड़ना हो, उन जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ को के बारे में भी बताना हो, या चेंजिंग ऑफ एटॉमिक मास हो, है ना? करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास हो, तो ये सारी प्लस पॉइंट थे। लेकिन फिर भी डिस्कवरी कहीं न कहीं कुछ डिमेरिट्स के भी थ्रू आती है। तो वो डिमेरिट्स भी हम पढ़ लेंगे। लेट मी जस्ट स्टॉप इट। तो मैरिट्स और डीमेरिट्स आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आप उसे डिटेल में पढ़िए, है ना? जो भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो मैंने किया है, लेकिन आपको उसे पढ़ना ज़रूरी है, उसे देखना ज़रूरी है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो 63 एलिमेंट्स है उसे किस तरीके से अरेंज किया गया है। बेटा बिना पढ़े, बिना बुक में देखे, बिना प्रैक्टिस के आप पीरियोडिक टेबल जो है, जो उसका क्लासिफिकेशन है, उसे ध्यान में रख ही नहीं सकते। ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन, है ना? whether it's a mode of MCQs or a written, चाहे कोई भी मोड ऑफ हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसा भी हो, लेकिन जब तक आप ये वाला पार्ट समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, आपके समझ में आएगा ही नहीं कि आपको करना क्या है, वहाँ आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर इंटरनल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितना डिटेल में ये टॉपिक जाता है ना? ये बहुत ही लेंथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सिर्फ मैरिट्स पढ़ने में ही बहुत टाइम जाता है। आप समझिए इस बात को कि एक एक पॉइंट को उसे समझिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पिन किया गया, है ना? उन्होंने क्या कैसे अरेंज किया, कौन सा डिस्क्रिप्शन लिखा, एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज, उसके बाद उसे उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है या नहीं, फिर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। उसमें भी उनके बहुत सारे करेक्शन उन्होंने किए, है ना? चाहे डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट्स हो, डिस्कवरीज या फिर लिविंग एम्प्टी स्पेसेस फॉर नोबल गैसेस, इवन द वन दैट हैवंट बीन डिस्कवर्ड येट, तो वो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। इसमें मैंने इसलिए आपसे कहा कि जब हम मेरिट्स पढ़ते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सब कुछ रिलेटेड है किससे, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी। तो अगर आपने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया तो वो पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको, जो मेरिट डीमेरिट वाला पार्ट है, आप उसको बहुत डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो हमने मेरिट्स देखे, अब हम डीमेरिट देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। देखिए, पहली चीज़ जो उन्होंने की कि उन्होंने क्या किया, जब अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस, है ना, जब उन्होंने हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे, तो उसकी पोजीशन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। प्रॉपर नहीं थी, क्यों नहीं थी? देखिए, शुरू से ही अगर आप देखेंगे, अगर आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, इसकी पोजीशन जो है ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, विवादित रही है इसकी पोजीशन। चाहे आप पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो वो प्रॉपरली असाइन नहीं की गई थी, है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं थी, वो नहीं कर पाए थे। कौन नहीं कर पाए थे? मेंडलीव नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि हमें देखिए, सीधी सी बात है, हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप होते हैं, है ना? पता है आपको, मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं, है ना? H1, ठीक है, ये क्या है बताइए? प्रोटियम, है ना? क्या इसमें बोलते हैं? प्रोटियम। फिर H2, ये क्या है? ड्यूटेरियम, ठीक है। H3, ये क्या है? ट्रीटियम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटियम, ओके, इस तरीके से यहाँ पर इसके आइसोटोप्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अब देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमने हाइड्रोजन की प्लेस यहाँ पर दी है तो ऑब्वियसली आइसोटोप्स की भी प्लेस वहाँ पर होनी चाहिए थी, ऑब्वियस है। अगर यहाँ इस तरीके से उन्होंने अरेंज की है ना, इस तरीके से कार्ड्स को अगर अरेंज किया है उन्होंने, तो यहाँ पहली 3 जगह तो कौन खा जाएगा? आपकी आइसोटोप्स खा जाएंगे, खा जाएंगे ना। ये जगह क्या हो जाएगी? उससे फिलअप हो जाएगी। अगर आइसोटोप, ऑब्वियसली बिना आइसोटोप्स के आप पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर ही नहीं सकते। आइसोटोप्स का होना तो बहुत ही क्या है, कंपलसरी है, वो होंगे ही होंगे, बिना आइसोटोप्स के होगा नहीं। अब हमें पता है यहाँ आइसोटोप्स है, और अगर वो पहले 3 जगह खा जाएंगे तो बाकी का पीरियोडिक टेबल कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो शिफ्ट होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उनका कि वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसे क्लैरिफाई नहीं कर पाए, प्रॉपर उसे असाइन नहीं कर पाए। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसे प्रॉपर असाइन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके आइसोटोप्स की वजह से। बराबर है, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? देखिए दूसरा उन्होंने, आप अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके पास है बुक में देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 58.93, जबकि निकल का कितना है, निकल का दिया हुआ है 58.73। ठीक है। अब यहाँ देखिए जब बात क्या हुई थी कि यहाँ आपको को इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मतलब पहले आना चाहिए था निकल और उसके बाद आना चाहिए था क्या, कोबाल्ट। पर हुआ क्या है, पहले कोबाल्ट दे दिया उन्होंने और उसके बाद निकल, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास किससे है, निकल से ज़्यादा है। तो ये सारी गलतियां थी उनकी जो उन्होंने उसमें उस पीरियोडिक टेबल को बनाते वक्त ये की। ठीक है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी थे, लेकिन देखिए उस टाइम में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे या चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, है ना। या हो सकता है मिस हो गया। तो सब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती बेटा, कभी कुछ कम कभी कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन हम हर डिस्कवरी से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। हर पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन में हमने कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे वो डोबरानर्स हो, चाहे वो न्यूलन हो, चाहे वो मेंडलीव हो, है ना। तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, तब जाकर आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे सामने है विद परफेक्ट एटॉमिक नंबर, द अरेंजमेंट्स, द क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसके डिमेरिट्स को कवर अप नहीं कर पाई, या क्यों वो थ्योरी जो है वो फेल हो गई। आप समझ रहे हैं। इसके बाद जो आए वो थे हमारे हेनरी मोजली सर। ठीक है, इनका नाम था हेनरी मोजली। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की। हम उसको आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत लेंदी है, बहुत ही डेप्थ में है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मेंडलीव पर बेस्ड मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार देखिए, है ना, वीडियो के फॉर्म में है तो आप इसे रिपीटेडली देख सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए और इसको डेप्थ में इसकी स्टडी करिए, चाहे वो मैरिट्स हो डिमेरिट्स हो, उनके टाइम में कितने डिस्कवर हुए इसके बारे में और क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए इस बारे में। ठीक है, तो उसके मैरिट डिमेरिट जरूर से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर देखेंगे कि हेनरी मोजली सर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड्स पीरियोडिक टेबल क्या था, उन्होंने क्या क्या किया। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।